मिसाइल ने असाधारण उम्दा प्रदर्शन किया। ब्रह्मोस की ताकत ने पाकिस्तान को 3 दिन में ही धूल चटा दी। भारत को युद्ध के लिए चेतावनी के बाद भी बार बार उकसाने वाले पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के प्रहार से पस्त होकर सरेंडर कर दिया और सीज फायर की गुहार लगाई। इस युद्ध में जिसने दुनिया भर का ध्यान खींचा वो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। ब्रह्मोस ने अपने सटीक और अचूक निशाने से पाकिस्तान के एयरबेस पर वो तबाही मचाई जिसने शाहबाज और मुनीर की सेना को नाकू चने चबा दिए। ब्रह्मोस ने न सिर्फ पाकिस्तान के छक्के छुड़ाए बल्कि रक्षा क्षेत्र ने भारत की आत्मनिर्भरता को भी सिद्ध किया। ब्रह्मोस की ताकत देख अब दुनिया भर में इसकी मांग तेज हो गई है। 14 से 15 देश ऐसे हैं जो ब्रह्मोस को खरीदने की इच्छा जता चुके हैं। मेक इन इंडिया के तहत ब्रह्मोस का निर्माण भी तेजी से किया जा रहा है। लखनऊ में ब्रह्मोस के निर्माण के लिए प्लांट तक बिठाए गए जिसमें ब्रह्मोस मिसाइल का उत्पादन जारी है। देखिए खबर। ब्रह्मोस ने पाक के उड़ाए होश, खरीदने को कतार में 15 देश। ब्रह्मोस ने पाकिस्तान को धोया, लोहा मान रही पूरी दुनिया। सिंदूर का प्रहार प्रचंड, ब्रह्मोस की बढ़ी डिमांड। ब्रह्मोस का चमत्कार विश्व कर रहा नमस्कार। विश्व विजयी ब्रह्मास्त्र। ऑपरेशन सिंदूर का दम पाकिस्तान ने ही नहीं पूरी दुनिया ने देखा। ऑपरेशन सिंदूर के प्रचंड प्रहार से पाकिस्तान ने 3 दिन बाद ही घुटने टेक दिए। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान की चूल्हे हिला दी। 10 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ब्रह्मोस मिसाइल ने पहली बार असल युद्ध में अपनी ताकत दिखाई। ब्रह्मोस की सटीकता ऐसी कि पाकिस्तान को ना तो सोचने का वक्त मिला ना बचने का। ब्रह्मोस मिसाइल के सटीक हमलों से पाकिस्तान के कई सैन्य ठिकाने तबाह और बर्बाद हो गए। रफीकी, मुरीद के, नूर खान, रहीम यार खान एयरबेस तबाह। स्कर्दू, भोलारी, जैकोबाबाद, सरगोदा हवाई ठिकानों को भी भारी नुकसान। सियालकोट, पासरूड के रडार स्टेशन पर भी सटीक निशाना। ब्रह्मोस ने स्कैल्प, हैमर जैसे हथियारों के साथ किया हमला। ब्रह्मोस के अचूक और सटीक निशानों का असर, उसकी छाप आज भी पाकिस्तान में मौजूद है। ब्रह्मोस की सटीकता से दुश्मन तो हैरान हुआ ही, दुनिया भी इसकी ताकत और धमक से अचंभित रह गई। ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने के लिए दुनिया भर के देश लालायित हो थे। ब्रह्मोस की ताकत का दुनिया ने माना लोहा। ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस का सटीक अटैक, पहली बार रियल वॉर में ब्रह्मोस का इस्तेमाल। दमदार ब्रह्मोस की सफलता की मुरीद हुई दुनिया। 14 से 15 देशों ने ब्रह्मोस खरीदने की जताई इच्छा। मैंने पहले भी कहा है, उत्तर प्रदेश की धरती पर आज मैं समझता हूं कि कम से कम कोई बदमाश सीना तान कर चलने की हिम्मत नहीं कर सकता है। अभी कुछ ही दिनों पहले मैंने लखनऊ में एक ब्रह्मोस एयर स्पेस की इंटीग्रेशन और टेस्टिंग फैसिलिटी का उद्घाटन किया था। आप लोगों ने देखा होगा जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उस ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस ने करिश्माई काम किया है। ब्रह्मोस मिसाइल ने। आखिर ब्रह्मोस मिसाइल में ऐसा क्या है कि इसे खरीदने के लिए दुनिया के देशों में होड़ मची है? क्यों ब्रह्मोस को खरीदने के लिए दुनिया उतावली है? तो ये भी समझिए। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। भारत और रूस ने इसे मिलकर तैयार किया है। भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मॉस्कोवा नदी से लिया नाम। भारत और रूस की दोस्ती और सहयोग का प्रतीक है ब्रह्मोस। जमीन, समुद्र, हवा, पनडुब्बी तक से छोड़ा जा सकता है। जरूरत पड़ने पर परमाणु हथियार भी ले जाने में सक्षम। डीआरडीओ और रूस के एनपीओ मशीनो एस्ट्रोएनिया के साझा सहयोग से विकसित हुए ब्रह्मोस का 2001 में चांदीपुर तट पर सफल परीक्षण हुआ।
उसके बाद से ही ब्रह्मोस मिसाइल लगातार और बेहतर होती गई। आज भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना का अहम हिस्सा है ब्रह्मोस मिसाइल। परमाणु हथियार ले जाने की इसकी क्षमता ने ही शहबाज और मुनीर के होश फाख्ता कर दिए थे। नूर खान एयरबेस पर जब ब्रह्मोस मिसाइल गिरी तो पाकिस्तान को लगा था कि बस 30 सेकंड में ही पूरा पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। ब्रह्मोस ऐसी कई खूबियों से लैस है जिसके चलते इसकी गिनती दुनिया के खतरनाक हथियारों में होती है। इसलिए ब्रह्मोस से पाकिस्तान शुरू से ही थर-थर कांपता है। इसकी तेज रफ्तार इसे और भी घातक बनाती है। 2.8 से मैक 3 तक ब्रह्मोस की स्पीड, ध्वनि से 3 गुना तेज रफ्तार। ब्रह्मोस को एक बार छोड़ने के बाद निर्देश देने की जरूरत नहीं, अपने आप टारगेट ढूंढ लेती है ब्रह्मोस मिसाइल। ब्रह्मोस को खास तरह से किया गया डिजाइन दुश्मन की रडार की नजरों में कम आती है। ट्रैक करना और रोकना मुश्किल होता है। जमीन से मोबाइल लॉन्चर से छोड़ी जा सकती है, समुद्र में युद्धपोत या पनडुब्बी से भी छोड़ी जा सकती है। हवा में सुखोई 30 MKI जैसे लड़ाकू विमान से छोड़ सकते हैं। बारिश, धुंध, रात दिन हर मौसम में कारगर है ब्रह्मोस। खराब मौसम में भी टारगेट पर सटीक निशाना। ब्रह्मोस का निशाना इतना सटीक है कि ये 1 से 2 मीटर के दायरे में टारगेट को हिट कर सकती है। तेज रफ्तार और सटीक निशाना इसे बेहद खतरनाक बनाती है। ये अलग अलग रास्तों से टारगेट तक पहुंच सकती है। समुद्र के ऊपर 3 से 10 मीटर की ऊंचाई पर उड़ सकती है तो ऊंचाई से गोता लगाकर भी हमला कर सकती है। ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज 290 किलोमीटर है। नए वेरिएंट में रेंज 450 किलोमीटर होगी। जैमिंग और चकमा देने में सक्षम है ब्रह्मोस। इसमें 2 चरणों वाला इंजन लगा है। 200 से 300 किलो वॉरहेड ले जाने की क्षमता से लैस है ब्रह्मोस। बताया जा रहा है कि ब्रह्मोस मिसाइल की 800 किलोमीटर रेंज वाले वर्जन पर भी काम किया जा रहा है। ब्रह्मोस के कई वेरिएंट हैं जो अलग अलग मकसद के लिए विकसित किए गए हैं। लखनऊ में नए प्लांट में ब्रह्मोस का मास प्रोडक्शन हो रहा है। अब पाकिस्तान तो क्या, चीन तक ब्रह्मोस के आगे घुटने टेकने को मजबूर हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। असल में पाकिस्तान में ब्रह्मोस के द्वारा जो तबाही हुई है उसकी तस्वीरें ब्रह्मोस की सफलता की कहानी कहती हैं। इस पर हम चर्चा करेंगे। मेजर जनरल रिटायर्ड ब्रजेश कुमार, रक्षा विशेषज्ञ, मेरे साथ मौजूद हैं। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड तपेश चौधरी भी मेरे साथ मौजूद हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। सबसे पहले ब्रजेश जी, आपसे पूछना चाहता हूं, ब्रह्मोस ने जो किया उसकी धमक पूरे विश्व ने देखी। यही कारण है कि कई तमाम देशों से ब्रह्मोस को लेकर ऑर्डर भी आ रहे हैं। वो भी इस मिसाइल को चाहते हैं, सुपरसोनिक मिसाइल को चाहते हैं। इसकी खासियतें क्या क्या है, एक बार चर्चा कर ली जाए इस पर। मनोज जी, कोई भी ऑपरेशंस या वॉर होता है तो उसी समय एक इक्विपमेंट की या आर्मामेंट की या मिसाइल सिस्टम की टेस्टिंग होती है। अब ब्रह्मोस हमारा कह सकते हैं इंडिजिनस प्रोडक्शन का जो मिसाइल है, बहुत ही वर्सेटाइल मिसाइल है, बहुत ही खरा साबित हुआ है ऑपरेशन सिंदूर में। और इसी कारण ये है कि इसके ऊपर इंटरेस्ट जाग रखा है इंटरनेशनल एरिना में और स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट के बीच में। ये बड़ी अच्छी बात है, मगर हमको देखना पड़ेगा कि हमें जो चाहिए आर्म्स, एम्यूनिशन, म्यूनिशन सिस्टम में, उस पे हम कहाँ हैं। और उसमें ये एक छोटा सा अंश है, छोटा है मगर महत्वपूर्ण। तो कोई भी आर्ममेंट या म्यूनिशन सिस्टम उतना ही कारगर होता है जितना उसको इस्तेमाल करने वाला ट्रेंड और काबिल हो जी। और दूसरा, वो आपकी स्कीम ऑफ थिंग्स में टैक्टिकल लेवल पे या ऑपरेशनल लेवल पे वो कैसे फिट करता है। तो हम देखेंगे कि एक आर्ममेंट खुद अकेला काफी नहीं है बड़े बड़े रिजल्ट्स अचीव करने के लिए, मगर पूरे जो आपकी जो एक स्ट्रैटेजी बनती है, एक टेपेस्ट्री बनती है वॉरफेयर की, इन दिस केस जो एयर वॉरफेयर में, उसमें ये बहुत अच्छा कारगर सिद्ध हुआ है। बाकी सब चीज़ों के साथ जो शुरू में जिक्र किया गया राजनाथ सिंह जी का, आज उन्होंने लखनऊ में भाषण किया है, वो स्वाभाविक है, पॉलिटिकल है, क्योंकि वो अपने कंस्टिट्यूएंसी में
गए हुए थे। और इस चीज के लिए, इस इक्विपमेंट के लिए, इस म्यूनिशन के लिए उन्होंने नींव रखी है कि इसका विस्तार से उत्पादन हो। अब आइए हम थोड़ा जानना चाहते हैं बड़ा पिक्चर क्या है हिंदुस्तान के आर्म्स एम्यूनिशन सिस्टम के बारे में। अगर हम रणनीतिक स्वायत्तता चाहते हैं, स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस चाहते हैं, तो हमें खुद केपेबल होना पड़ेगा, कि सब कुछ सक्षम होना पड़ेगा अपनी आर्म्स एम्यूनिशन के बारे में। और अगर हम आंकड़े लेते हैं तो पिछले करीब 10 साल से हम, या 5 साल से हम सबसे ज्यादा आर्म्स इंपोर्टर हैं दुनिया के, यूक्रेन को अगर छोड़ दिया जाए तो, क्योंकि यूक्रेन में तो एक्टिव लड़ाई चल रही है। और उसके पहले कई सालों तक हम मेन सबसे ज्यादा इंपोर्टर रहे हैं। तो ये हमारी, ये क्या कहते हैं, हमारी हिस्ट्री रही है। लेकिन ये हमने जब देखा कि हम मजबूत देश बन के उभर रहे हैं, जहां हमारी इकोनॉमी अच्छी हो रही है, तो हमें आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। तो इसलिए हमने 2-3 सरकार ने कदम उठाए हैं जो बड़ी कारगर सिद्ध। पहला ये था, हम पूरी तरह रशिया के इक्विपमेंट के ऊपर डिपेंडेंट थे। अगर आंकड़ा लिया जाए तो करीब 72% हमारे जो आर्म्स थे रशिया से आते थे, 2014 से 2020 तक कहा जाए तो। लेकिन कुछ दिनों में उसकी प्रगति हुई है, ये 72% घट करके 36% हुई। बड़ी अच्छी चीज। तो फिर हमने क्या किया, इंपोर्ट तो हम कर ही रहे हैं, तो हमने अपना इंपोर्ट भी डाइवर्सिफाई किया। फ्रांस से, इजराइल से, यूएसए से और बाकी वेस्टर्न कंट्री से आना शुरू किया। तो ये हमें एक हमें डाइवर्सिफाई करने से हमें शक्ति बढ़ी। और तीसरा जो कि बहुत महत्वपूर्ण था, हमने आत्मनिर्भर भारत का कदम उठाया है। ये नेसेंट है, ये नया है और एक बेबी स्टेप है कहिए। ये 2-3 साल में काफी इस विषय पे काम हुआ है कि हमने खासकर उत्तर प्रदेश में देखेंगे कई सारे जगहों पे हमने डिफेंस कॉरिडोर वगैरह बनाया है। इसी तरीके से हैल के ऊपर में बेंगलोर में या हैदराबाद में जो डिफेंस पीएसयू है बहुत काम हुआ है, मगर इसके ऊपर हमें आगे बहुत काम करना है। जी। एक उदाहरण मैं अभी फिलहाल देना चाहूंगा, जो हमने मिसाइल का जिक्र किया, अपने ब्रह्मोस का। जो लड़ाइयां आजकल चल रही हैं, अगर हम देखेंगे यूक्रेन और रशिया, बीच में इजराइल और ईरान, और इजराइल और हमास और हिजबुल्लाह का गेम, और सिंदूर में भी देखा मिसाइल का इस्तेमाल, एयर डिफेंस का इस्तेमाल बहुत ज्यादा हो रहा। इसका मतलब यह है कि हमारे पास में इनकी मात्रा, इनकी संख्या बहुत तय में होनी चाहिए। नहीं तो ऐसा एक दफा आप इस्तेमाल कर देंगे फिर तो खत्म हो जाता है। तो आपके पास स्टॉक की वैल्यू चाहिए। तो इसके कारण इस विषय पे हमें अपनी प्रोडक्शन भी बढ़ानी है। और सबसे इंपॉर्टेंट है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी क्वाइट नहीं रहता है, उसको हमको इम्प्रूव करना है कंटिन्यूअस, और धीरे धीरे ये चलता रहता है। तो अभी देखेंगे हमने ब्रह्मोस बनाए, उसकी अभी स्पीड के ऊपर बात हो रही है, इसको और स्पीड से भेजेंगे। उसके ऊपर गाइडेंस सिस्टम की बात हो रही है, उसके ऊपर रेंज बढ़ाने की बात हो रही है, उसकी कैपेबिलिटी की बातें हो रही है। तो ये पेचीदा है, गहरा है, टेक्नोलॉजी से परिपूर्ण है, और हम लोगों को समय लगेगा। और हम जानते हैं, हम समझते हैं कि हमारे जो साइंटिफिक कम्युनिटी है, जो इंजीनियर्स हैं, R&D के लोग हैं, सब फौज के लोग हैं, पॉलिटिकल लीडरशिप है और फाइनेंस करने वालों के इसके साझे ऊपर में आएंगे और हमें प्रगति करेंगे। जी, तपेश चौधरी भी मेरे साथ मौजूद है, एक बार उनके पास भी चलते हैं। तपेश जी, आप इसे जमीन से मार सकते हैं, आप इसे पानी से मार सकते हैं, आप आसमान से इससे हमला कर सकते हैं, आप पनडुब्बी से भी इस पर हमला कर सकते हैं। लेकिन जिस बात का जिक्र ब्रजेश कुमार कर रहे थे, वो ये साफ तौर पर कह रहे थे कि ठीक है, तमाम देशों में इसकी डिमांड है, आप एक्सपोर्ट भी करेंगे, लेकिन जो दौर चल रहा है उसमें मिसाइल और ड्रोन्स बहुत महत्वपूर्ण हैं। आपके पास इतनी मिसाइल होनी चाहिए कि आने वाले समय में ईश्वर ना करे ऐसी स्थिति हो जाए कि आप मुंह तोड़ जवाब भी दे सकें और आपके पास जो स्टॉक है वो खत्म भी ना हो। बिल्कुल, ये तो आपने अभी रिसेंट इजराइल ईरान वॉर में देख लिया कि ईरान की जो एयर स्पेस थी वो इजराइल को बिलोंग करती थी आफ्टर 2 days ओनली। उनके एयर डिफेंसेस खत्म हो गए थे
लेकिन फिर भी ईरान उस वॉर में रुका रहा सिर्फ अपनी मिसाइल कैपेबिलिटीज की वजह से, और ठीक ठाक उसने डैमेज दिया इसराइल को। तभी तो इसराइल भी उस लेवल पे आ पाया कि अब हम थोड़ा सा सीज फायर करते हैं और फिर आगे की बात करेंगे। तो ये तो बिल्कुल ठीक बात है कि फाइटर एयरक्राफ्ट्स का जो टाइम था या अटैक हेलीकॉप्टर्स का जो टाइम था वो अब चला गया। अब जो टाइम है वो ड्रोन्स और मिसाइल्स का है, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि देखिए, जहां तक हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं या डिफेंस प्रोडक्शन की बात करते हैं, तो सबसे पहले तो ये है कि जब तक आप आत्मनिर्भर नहीं होंगे डिफेंस प्रोडक्शन में, तब तक आप सुपर पावर नहीं बन सकते। ऑपरेशन सिंदूर ने भी दिखा दिया कि इंडिया सुपर पावर है। जो हमारा रिक्वायरमेंट है उतना हम करते हैं। सुपर पावर इकोनॉमिकली नहीं बनता कोई, उसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, क्योंकि रशिया तो पहले 10 कंट्रीज में इकोनॉमिकली नहीं है, फिर भी वो सुपर पावर है। तो सुपर पावर बनने के लिए डिफेंस प्रोटेक्शन में आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी है। उसके बाद थोड़ा बहुत एविएशन में इंजन भी इंक्लूड होते हैं, और प्लस आपके जो एनर्जी सोर्सेज हैं उसमें आपको थोड़ा सा या तो रिजर्व उतने होने चाहिए या आपके पास सोर्सेज उतने होने चाहिए। तो इसलिए ये अब आप देखिए कि फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं या ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स हैं या अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं, इन सबको आप वन टाइम परचेज करते हो। ये अगर आप इसमें आत्मनिर्भर भी होते तो आप थोड़े जॉब तो क्रिएट कर सकते थे, थोड़े पैसे तो बचा सकते थे, लेकिन उसको ओवरनाइट क्रिएट नहीं कर सकते। उनके प्रोडक्शन में टाइम लगता है। तो कोई बात नहीं, आपने एक साथ खरीद लिया। आपको आत्मनिर्भर किस में होना है? उन चीजों में होना है जिनका रिक्वायरमेंट ज्यादा होगा। ज्यादा किसका रिक्वायरमेंट होगा? ड्रोन्स का होगा, मिसाइल्स का होगा, बॉम्ब्स का होगा। तो ये जो ब्रह्मोस है, जैसे कुछ दिनों पहले आपने सुना होगा अग्नि का बंकर बस्टर, ठीक है, एक स्टार मिसाइल, देन अब ये ब्रह्मोस की एक्सटेंडेड रेंज, देन हाइपरसोनिक ब्रह्मोस। तो जिस चीज में हम सेल्फ सफिशिएंट हैं उसमें हम अच्छा काम कर रहे हैं और उन चीजों को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं और डेली नई ट्रायल्स कर रहे हैं। क्योंकि अब हमें लगता है कि हमें जो इसके लिए ज्ञान चाहिए था, जो हमें जील चाहिए थी, जो पॉलिटिकल सपोर्ट चाहिए था, जो हमें मैन पावर चाहिए थी, वो हमारे पास है और हम इसमें अब मास्टरी मतलब हासिल कर चुके हैं। तो ये देखिए, हमने लिक्विड रैमजेट बना लिया। ब्रह्मोस में सॉलिड रैमजेट इंजन था, पहले तो हिंदुस्तान में रैमजेट बनता ही नहीं था, वो टेक्नोलॉजी नहीं थी। हमने स्टार मिसाइल के लिए लिक्विड रैमजेट बना लिया। हम हाइपरसोनिक के लिए स्क्रैमजेट की तैयारी कर रहे हैं। तो ये जो पहलू हैं सारे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी से भारत आगे बढ़ेगा। ओवरनाइट कोई डिफेंस प्रोडक्शन में आत्मनिर्भर नहीं बनता, लेकिन जितना भी हमारे पास अवेलेबल है वो सफिशिएंट है। दूसरा, जो वॉर टाइम टेस्टिंग की बात हो रही थी वो भी बहुत जरूरी है। अच्छी बात है कि ऑपरेशन सिंदूर 4 दिन चला, लेकिन हमारे जो इक्विपमेंट थे उनकी टेस्टिंग हो गई और उसने वर्ल्ड को दिखा दिया, क्योंकि वर्ल्ड इन चीजों को बहुत मॉनिटर करता है। आप कितने भी एयर शोज, डिफेंस प्रोडक्शन शोज और डिफेंस शोज कर लो, लोग आते हैं, देख के चले जाते हैं, लेकिन जो वॉर टाइम टेस्टेड इक्विपमेंट है उनकी डिमांड मार्केट में बहुत ज्यादा चलती है। हाँ, बस इसमें ब्रह्मोस के बारे में इतना ही है, क्योंकि सिंस रसिया इसका को प्रोड्यूसर है, इसका नाम भी ब्रह्मपुत्र और मास्कोव नदी के नाम पे है, और तो रसिया विल आल्सो हैव ए से कि किन किन कंट्रीज को देना है। पर मुझे लगता है कि इंडिया उसको न्यूट्रलाइज कर पाएगी, बता पाएगी। और इंडिया को ये सब अब आप देखिए, जब इंडिया ने अभी अभी टर्की, साइप्रस को और ग्रीस को ब्रह्मोस ऑफर करी है, और टर्की की इससे नींद हराम हो गई। क्यों हराम हो गई? क्योंकि ब्रह्मोस की कैपेबिलिटी तो पाकिस्तान ही हर जगह गा रहा है, हमें तो बताने की जरूरत नहीं है जी। तो अगर टर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया तो हम भी वही डिप्लोमेसी खेलेंगे। तो जब हथियार होते हैं ना, तब डिप्लोमेसी अच्छी होती है। अमेरिका पूरे वर्ल्ड में डिप्लोमेसी क्यों कर पाता है? क्योंकि उसके पास वॉर टाइम टेस्टेड हथियार है। वो डिप्लोमेसी के नाम पे हथियार दे देता है। तो हमारे पास भी अगर ये डिफेंस प्रोडक्शन होगा तो हम अपने डिप्लोमेसी के ऑब्जेक्टिव्स में भी कुछ कर पाएंगे। तो ये आत्मनिर्भर भारत की तरफ बहुत अच्छा कदम है और आई एम वेरी हैप्पी कि 14-15 लोग इस चीज को मांग रहे हैं। आप कंट्रीज की लिस्ट देखिए, चिली, कतर, ओमान, मलेशिया, मिडिल ईस्ट से लेके सिंगापुर, थाईलैंड, और हमें सबसे पहले वियतनाम को देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए? जब सबको पता लग गया कि चाइना ने इनडायरेक्टली सपोर्ट किया पाकिस्तान को, तो हमको देना चाहिए वियतनाम को, जो मुझे लग भी रहा है कि फाइनल हमारे फेजेस में वो डील चल रही है। बैक टू यू। मैं ब्रजेश जी एक चीज पूछना चाहता हूं। ब्रह्मोस का कमाल तो सबने देखा, लेकिन अब भारत एक कदम और आगे बढ़ रहा है। ये सूचना आ रही है कि K6 हाइपरसोनिक मिसाइल पर भी भारत काम कर रहा है। ये किस तरह खास होगी? आपकी आवाज नहीं आ रही, एक बार प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी। मनोज जी, जहां तक आर्ममेंट और म्यूनिशन सिस्टम का सवाल है, ये कभी स्टैटिक नहीं रहता है। इसकी बढ़ोतरी और नई नई इनोवेशंस होते रहते हैं
और टेक्नोलॉजी हमेशा कहते हैं कि ड्राइवर है आर्म फोर्सेस का डिफेंस सर्विस। तो टेक्नोलॉजी में जो टेक्नोलॉजी दो तरह से हमें मदद करती है। एक तो मिशन को, जो म्यूनिशन सिस्टम है उसको कितनी तेजी से ले जा सकती है, कितनी तेजी से वार कर सकती है बिना डिटेक्शन हुए, उसमें तो मोबिलिटी कहते हैं। और दूसरा कितना घातक सिद्ध हो सकती है उसकी लिथैलिटी पे, और वो कितना एक्यूरेट है और कितना वो विध्वंस कर सकता है। तो इन सब चीजों को लेकर देखेंगे। तो आपने जो एग्जाम्पल, अब आपने जो एक सवाल पूछा कि हम नया सिस्टम कोई नाम दिया वो लेके आ रहे, बड़ी अच्छी बात है। मगर हम आपको एक और चीज हम बताना चाहते हैं। डिफेंस आर्ममेंट बहुत ही ह्यूज विषय है। तो इसमें जो हम मिसाइल्स की बात करते हैं या प्रक्षेपास्त्र की बात करते हैं, स्लो मूविंग से लेके फास्ट मूविंग तक होता है, लैंड बेस्ड, सी बेस्ड, एयर बेस्ड, सबमरीन बेस्ड। ये एक बहुत बड़ी दुनिया है और कोई एक प्रक्षेपास्त्र वैसा कुछ नहीं कमाल नहीं ढा सकता है। वो एक कहते हैं, अगर सिम्फनी के में जो 1000 या लोगों का इंस्ट्रूमेंट है उसमें ये एक हिस्सा है। और इसी के साथ जुड़ा हुआ संबंध आता है हम किस किस चीज में कैसे कैसे आत्मनिर्भर बन सकते हैं। एक मिसाल भी देना चाहता हूं। हमारा जो नॉर्दर्न नेबर है चीन, उसके साथ में हमारी पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट हुई थी 1995 में जी। तो 1995 से लेकर करीब 2012-13 तक चीन काफी चुपचाप बैठा था और अपने अंदर उनकी नॉरिनको कंपनी है, नॉर्दर्न इंडस्ट्री कॉम्प्लेक्स, जो पीएलए की उनकी, उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रहा था। हवाई जहाज हो, वॉरशिप्स हो, एयरक्राफ्ट कैरियर हो, मिसाइल्स हो, उसके ऊपर 15 साल लगाए उसने, 20 साल लगाए चुपचाप अपना काम करने में। उन दिनों न हमारे साथ उसने कोई छेड़खानी की, खाली थोड़ी बहुत हरकत साउथ चाइना सी में जरूर की। तो मेरा ये कहना है, मेरा ये मानना है, जो हम आत्मनिर्भर की बात, भारत की बात करते हैं, वो आपका निर्भर करता है कितना बड़ा टेक्नोलॉजिकल बेस है और कितने आप फोकस्ड हैं। मगर 10-15 साल तो लगता ही है, इसके लिए समय भी बहुत चाहिए और डीप पॉकेट्स भी चाहिए, मैंने फाइनेंस का भी बहुत इस्तेमाल है। और हम इस श्रृंखला में हम बहुत नीचे वाली मैदान पे हैं, दूसरे या तीसरी सीढ़ी पे चल रहे हैं। अगर कहें कि इसके अंदर 40-50 सीढ़ी चढ़नी है तो ये हम्बल एफर्ट है और उसके ऊपर हमारा योगदान चाहिए। और इसके साथ एक और भी कहूँगा, साथ में हमारे पास मिसाइल भी है। अगर हम देखते हैं कि हमारी जो स्पेस प्रोग्राम है, एटॉमिक एनर्जी का प्रोग्राम है और मिसाइल का प्रोग्राम पूरी तरह से इंडिपेंडेंट रहा है और इसमें हम सक्षम हैं, क्या कहते हैं, सेल्फ इंडिपेंडेंट है। तो उस लेवल की काबिलियत हमें हासिल करनी है डिफेंस सेक्टर में, जो आर्मी हो, नेवी हो और एयर। साथ साथ एक और इसमें कड़ी है, जैसे हमने बताया था टेक्नोलॉजी का महत्व है और कितनी जल्दी चेंजेस करती है। तो इसके लिए जब तक हिंदुस्तान के नौजवान, हमारे जो क्या कहते हैं साइंटिस्ट हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन इसका करते हैं, जो डीआरडीओ ऑर्गेनाइजेशन है, जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, अब में जुड़ेंगे नहीं तो बात नहीं बनेगा। ये कहते भी अच्छा लगता है कि हाल के कुछ दिनों में काफी चेंजेस भी लाए गए हैं। हमारे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को रिस्ट्रक्चर किया गया है, उसको कॉर्पोरेटाइज किया गया है, प्राइवेट सेक्टर में बहुत सी चीजें बनाने की सुविधा दे दी गई है। नया डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी का डॉक्यूमेंट भी आया है और हमने भी देखा है कि जो डिफेंस सेक्रेटरी है, जिनकी ये जिम्मेदारी है, वो पॉडकास्ट करते हैं, लोगों से मिलते हैं, की सीआई में बातचीत करते हैं। और उसके अलावा हमने जो प्राइवेट, जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, खास करके ड्रोन के क्षेत्र में, उनको काफी छूट दी है कि कैसे वो जल करके हमारी जो आत्मनिर्भरता है डिफेंस इंडस्ट्रीज की, उसके अंदर जुड़ सके और कामयाब हो सका। और वो लगातार कामयाब होती दिख भी रही है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे तपेश चौधरी साहब का, शुक्रिया करेंगे ब्रजेश जी का, जो इस पूरे कार्यक्रम में मेरे साथ चर्चा कर रहे थे। रुकेंगे यहाँ पर कुछ पलों के लिए, वापस आएंगे तो बात करेंगे कुछ और खबरों की।